चलिए ध्यान दीजिए, देखिए हम लोग जीके जीएस का इसमें कुछ क्वेश्चन उसको सोल्यूशन कर लेंगे। देखिए आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया। सबसे पहले देखो इसका तो सही जवाब बाद में मिलेगा। आज़ाद दस्ता का अगर बारे में बोलेगा कि आज़ाद दस्ता का संबंध किस आंदोलन से है, अगर इससे रिलेशन जोड़ेगा इस कि आज़ाद दस्ता का संबंध किस आंदोलन से है, बहुत सारा ऑप्शन आप लोग करेगा। तो सबसे पहले इसके पढ़ाते समय बताए थे एक भारत छोड़ो आंदोलन, नाम तो सुना था हो। भारत छोड़ो आंदोलन का शुरुआत कब से है? देखो आप लोग को इसमें भारत छोड़ो आंदोलन जब हम लोग 42 का सेशन चलते हैं, बात सुना ना, 1900 कितना 42, तो 1942 ईस्वी में मोहनदास करमचंद गांधी का जो नाम हम बताए थे, वह मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा बॉम्बे में जो मीटिंग चल रहा था उसी में इसके लिए सबसे पहले स्टार्ट करना कि भारत छोड़ो आंदोलन को 1942 ईस्वी से आरंभ किया गया। इसी के तहत मतलब अंग्रेजी सैनिकों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसी में एक गुप्त संस्था बना रही और वह गुप्त संस्था का नाम क्या था, आज़ाद दस्ता था। लेकिन आज़ाद दस्ता को बनाने वाले जो थे वो कौन थे, जयप्रकाश नारायण। देखो अगर जयप्रकाश नारायण के बारे में आपको बताए थे कि जब इन्हें कौन जेल में, हजारीबाग जेल में जब इनको बंद कर दिया गया था, तो वही हजारीबाग जेल से दिवाली का ये फायदा उठा करके और बाहर निकले थे और निकल करके नेपाल के तराई क्षेत्र में, ये जरूर नाम याद रखना है, नेपाल के तराई क्षेत्र में इसने गुप्त संस्था बनाया, जिस गुप्त संस्था का नाम हम लोग दिए थे आज़ाद दस्ता। यह आज़ाद दस्ता का मेन उद्देश्य क्या था कि विदेशियों के द्वारा जो भी तामझाम किया जा रहा है उस सब को हमको क्या करना है, बहिष्कार करना है, उसको मैंने सफल नहीं बनाया। विदेशी महकमा जो भी था उसको हमको बहिष्कार करना है, उसका कामों में रुकावट डालना है। तो ये सब इसका काम था। तो इससे 2-3 प्रश्न आप लोग को याद रखना है। आज़ाद दस्ता का संबंध किस आंदोलन से है, भारत छोड़ो आंदोलन से। आज़ाद दस्ता का गठन करने वाला कौन था, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने आज़ाद दस्ता का गठन किस क्षेत्र में किया था, तो नेपाल के तराई क्षेत्र में। हमने कहा था इसका यह अपना लड़ाई लड़ते थे, आमना सामने नहीं रही। आपको शिवाजी वाला बात याद होगा, छापा मार युद्ध। तो आज़ाद दस्ता में भी जितना भी सदस्य था सब कोई प्रशिक्षित किए थे युद्ध करने के लिए, लेकिन कैसा युद्ध, छापामार युद्ध करने के लिए। तो इससे रिलेटेड जो भी बात है एकदम ध्यान में रखिएगा आप लोग। सबसे पहले से बता दिए कि आज़ाद दस्ता का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है, भारत छोड़ो आंदोलन। और दूसरा नंबर बात आएगा कि आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया, जयप्रकाश नारायण ने किया। आज़ाद दस्ता का गठन किस क्षेत्र में किया गया, कहना नेपाल के तराई क्षेत्र में। नेपाल के तराई क्षेत्र में जो जंगल था वो जंगल में ही रह करके आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था। फिर आपको बताए कि आज़ाद दस्ता में जो भी सदस्य शामिल हुए थे, जो भी इनमें शामिल होने वाला युवक था, सबको प्रशिक्षित किया गया था। किस युद्ध के लिए, छापामार युद्ध के लिए। और इसका उद्देश्य यही था कि जो भी अंग्रेजी कामकाज होगा उसका हमको क्या करना है, सफल होने से रोकना है, उसका बहिष्कार करना है। क्या यहां तक बात क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद अगला बात पर फिर से आते हैं, ध्यान दीजिए। इसका जब हम दूसरा सवाल का बात करें, ध्यान दो रे, अगला देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, लिखा हुआ है ऋग्वेद में। हाँ, ऋग्वेद में आप लोग को आएगा कि ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। देखो अभी बिहार का नाम बिहार है, लेकिन समय के अनुसार से नाम में चेंजिंग आते रहा है। जब तुम देख रहा है कि आदित्य जोगी जी भी तरह तरह का जहां पर उनको नाम में संशोधन करने का आता है वहां संशोधन कर देते हैं, तो वही बात पहले से भी चला आ रहा है। बिहार के लिए ऋग्वेद में एक शब्द का प्रयोग किया गया था जिसका नाम क्या था, किकट था। तो ये देखो जब ऋग्वेदिक नाम वाला बात आता है ना, तो 2-3 नाम एकदम याद रखना आएगा। ऋग्वेद में तांबा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ऋग्वेद में तांबा के लिए अयस नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में आएगा सोना के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ऋग्वेद में सोना के लिए हिरण्य नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कीकट नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो शब्द वाला बात जरूर याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, राइट आंसर कौन सा है, कीकट है। अब आप लोग क्या करिएगा कि बगल में जैसी जगह बसता है तो उसमें लिखते चलना कि बिहार के लिए ऋग्वेद में कीकट नामक शब्द का प्रयोग हुआ, स्टार लगा करके। ऋग्वेद में तांबा के लिए अयस नामक शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में सोना के लिए हिरण्य नामक शब्द का प्रयोग किया गया है।
ताकि अगला सेट जब आए उसमें अगर शब्द से रिलेटेड कुछ बात आए आराम से पकड़ा जाए। बात समझ में आ रहा कि नहीं? चलिए तब इसका अगला बात, फिर से अगला क्वेश्चन पर ध्यान दो। देखिए बहुत अच्छा सवाल है ये भी आप लोग का, लिखा हुआ है असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया? आपको याद होगा, देखिए ऑप्शन दिया मजहरूल हक, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, दीप नारायण सिंह। राइट आंसर आपका क्या होगा? मजहरूल हक। आपको याद होगा कि मजहरूल हक ने, याद रखना कि पटना के कौन, मनेर जिला का नाम आप लोग सुना होगा, उस समय चलता था मनेर जिला का नाम से, तब पटना के मनेर से इस संबंधित है मजहरूल हक, और इसी ने चूंकि यह वकालत का पढ़े हुए हैं जी, और इसके तहत उसने, आप लोग को याद रखना है कि एक अखबार का प्रकाशन किया था जिसका नाम था द मदरलैंड। इससे रिलेटेड अगर एक दो बात और बताएं मजहरूल हक से, तो खास करके पटना में एगो यूनिवर्सिटी था, एगो विद्यापीठ का निर्माण हुआ था जिसका नाम था बिहार विद्यापीठ। तो आप लोग को याद रखना है कि यह मजहरूल हक का संबंध बिहार विद्यापीठ से भी है। आपको अगर सदाकत आश्रम का नाम लेगा तो सदाकत आश्रम से भी रिलेटेड है। आगे चल करके तुमको बताएंगे कि सदाकत आश्रम का निर्माण करने वाले कौन थे? गांधी जी, और वही गांधी जी बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन भी किए हैं। और इसी में आप लोग को उसी में चूंकि आपको बताए थे 3 तरह का पोस्टर बिहार विद्यापीठ से रिलेटेड बताए थे कि बिहार विद्यापीठ बन के तैयार हुआ तो उसका कुलपति कौन होगा, उप कुलपति कौन होगा, प्रिंसिपल प्राचार्य कौन होगा। तो तीनों नाम आपको बताए थे कि जब बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया तो उसका कुलपति बनाया गया था किनको? मजहरूल हक को, और उसका उप कुलपति वाइस चांसलर बनाया गया था किसको? ब्रजकिशोर प्रसाद को, और उसका प्रिंसिपल जिसको प्राचार्य कहते हैं वो बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इससे रिलेटेड सब बात आपको ध्यान में इसको रखना है। सबसे पहला बात क्या आ गया? द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसने किया? कहना मजहरूल हक, और यह मजहरूल हक संबंधित है बिहार विद्यापीठ से। जब बिहार विद्यापीठ के बात आता है तो हम समझ जाते हैं कि बिहार विद्यापीठ का कुलपति कौन बना? मजहरूल हक। बिहार विद्यापीठ का उप कुलपति कौन बना? ब्रजकिशोर प्रसाद। और बिहार विद्यापीठ का प्राचार्य कौन बना? का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या बिहार विद्यापीठ से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। तो यही वाला आप लोग को क्या करते रहना है, डिस्कस करते रहना है। बगल में अगर कहीं जगह बचता उसमें ऐड करते चलना। चलो अब इसका अगला सवाल, ध्यान दीजिए। देखो फिर से इंपॉर्टेंट सवाल एक आ गया। चलिए ध्यान दीजिए, लिखते हैं कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? जिस समय आप लोग को पढ़ा रहे होंगे महाजनपद काल, जब प्राचीन इतिहास तो लोग पढ़ा होगा, तो उसी समय एक शब्द आया हुआ रे, चूंकि कौटिल्य जो था उसमें आपको बताए थे कि कौटिल्य चाणक्य गुरु था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। और उसने एक अपना पुस्तक लिखा था अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र पुस्तक वो इकोनॉमी से संबंधित नहीं है, पॉलिटी से, राजनीति से संबंधित है। और उसी में लिच्छवी गणराज्य के लिए, लिच्छवी एवं गणराज्य आपको बताए थे, और वह लिच्छवी गणराज्य के लिए इसने कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? राज शब्दोपजीवी शब्द का प्रयोग किया है। तो आप लोग का राइट आंसर ये हो जाएगा कि कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र में राज शब्दोपजीवी नामक संघ नामक जो शब्द है वह किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो लिच्छवी के लिए उसका प्रयोग किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, देखो 5वां नंबर सवाल आप लोग का क्या कह रहा है, ध्यान दो। लिखा हुआ देखो, अब ये सवाल एक के साथ आ गया जो बताए थे। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब किया गया? तब बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब? 1921 ईस्वी में। याद रखना है, शॉर्ट डेट भी कभी कभी पूछ देता है कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 ईस्वी में 21 ईस्वी में किया गया है। और बिहार विद्यापीठ की स्थापना कहाँ किया गया? पटना में किया गया। इसका फिर से हम दोहरा दें कि बिहार विद्यापीठ का स्थापना जब हुआ तो इसका उद्घाटन करने वाले कौन थे?
गांधी जी। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? गांधी जी के द्वारा किया गया था। और इसका कुलपति किसे बनाया गया? तो कुलपति अभी बताए थे कि कुलपति बनाया गया किनको? मजहरूल हक को, मजहरूल हक को। क्लियर है? और फिर बताइए उप कुलपति बनाया गया किनको? तो उप कुलपति बनाया गया ब्रज किशोर प्रसाद को, ब्रज किशोर प्रसाद को। और तीसरा नंबर सवाल इसमें बताए थे कि प्राचार्य किनको बनाया गया है? तो प्राचार्य बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये बताओ, इस रिलेटेड इतना बात याद रहेगा। बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 ईस्वी को हुआ, पटना में हुआ, गांधी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। इसका कुलपति मजहरूल हक को बनाया गया, उप कुलपति ब्रज किशोर प्रसाद बने और प्राचार्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों में आ गया। चलो अब इसके बाद अगला प्रश्न पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिए। 6 नंबर बढ़िया सवाल है। देखो क्या लिखा हुआ है, पॉलिटिकल सवाल है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और उसका विघटन के उपबंध अंतर्विष्ट है? माने आपको क्या करना है कि विधान परिषद का क्या होगा? गठन होगा, और विधान परिषद का मतलब विघटन भी होगा। विघटन में टूट भी सकता है। तो ई वर्णन है अनुच्छेद क में 169 में। लेकिन इसके लिए शर्त रखा गया है, जो भी विधानसभा से मत प्राप्त होगा उसमें 2/3 मत माने बहुमत के रूप में आना चाहिए। बात समझ रहा है कि नहीं? तो ध्यान में आप लोग को रखना यह था, भारत के संविधान के कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद के सृजन से यानी गठन से और उसका विघटन से संबंधित है? तो बिहार आप लोग को विधान परिषद का गठन और विघटन दोनों का संबंध है अनुच्छेद 169 से। और इसमें आपको याद रखना है, इसके लिए शर्त रखा गया है कि मतलब विधान परिषद का जो गठन होगा या फिर विघटन होगा उसके लिए टोटल जो मत पड़ेगा, जितना उपस्थित रहेगा उसका कितना मत होना चाहिए? 2/3 बहुमत मिलना चाहिए। मैंने 3 भाग में से 2 हिस्सा का मत होना चाहिए गठन करने में, या 2 हिस्सा का मत होना चाहिए विघटन करने में, भी ये लागू हो सकता है। अगला बात आप लोग को ध्यान में रखना है। चलिए आगे इसका देखते हैं। अच्छा देखिए अगला बात इसमें सुन लो, महाअधिवक्ता, जिसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल। तो कहना है कि महाअधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? तो याद रखना है किसके प्रसाद पर्यंत? राज्यपाल। अगर देखो ये पोस्ट के बारे में बात करें तो महाअधिवक्ता अटॉर्नी जनरल जो होता है जी, भारत सरकार, भारत के लिए, लेकिन राज्य सरकार, याद रखना है भारत के राज्य सरकार के अधीन एक संवैधानिक पद है। तो इसमें कभी कभी कथन कारक पर जब प्रश्न आएगा ना, तो अटॉर्नी जनरल से जितना बात तथ्य होता है सबको याद रखो कि महाअधिवक्ता एक पद है। कैसा पद है? संवैधानिक पद है। लेकिन किसके लिए? राज्य सरकार के लिए कि केंद्र सरकार के लिए? राज्य सरकार के लिए। अब राज्य सरकार के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार के लिए या राज्य सरकार के अधीन महाअधिवक्ता एक संवैधानिक पद है, इसलिए राज्य का जो सर्वे सर्वा होगा उसी के प्रसाद पर्यंत काम करेगा। इसलिए यह किसके प्रसाद पर्यंत? राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। हाँ एक बात इसमें और आता है कि महाअधिवक्ता का संबंध किस अनुच्छेद से है? हाँ तो अनुच्छेद 165 से। अभी 2 अनुच्छेद आ गया था, अनुच्छेद 169 का संबंध तब विधान परिषद का गठन से और विधान परिषद के विघटन से। लेकिन अगर कहेगा अनुच्छेद 165 का संबंध तब महाअधिवक्ता से। महाअधिवक्ता एक संवैधानिक पद है भारत के राज्य सरकार के अधीन। फिर आपको बताए कि यह किसके पर्यंत? राज्यपाल प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। अच्छा इसका कार्यकाल का निश्चित टाइम कितना, निश्चित समय कितना होता है? कई साल के लिए? तो ध्यान रखना इसका कोई सीमा नहीं है। महाअधिवक्ता के कार्यकाल का कोई सीमा नहीं है। ये आप लोग को ध्यान रखना है इस सब बात को, ठीक है? चल चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 पर आते हैं। 8 देखो जी क्या कह रहा है, लिखा हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया? देखो एगो संविधान संशोधन आपको बताए थे, 42वां संविधान संशोधन 1976, याद है? तो यही 42वां संविधान संशोधन के तहत जो संविधान का प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, यहां तक कि आप लोग को सामाजिक
इस सब शब्द को इसमें क्या किया गया है, जोड़ा गया है। यहाँ पर प्रश्न तो क्यों दिया था, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया, तब 42वां संविधान संशोधन 1900 में 76 में। ये तो सही है कि ईस्वी सन दिया, आपको कर देता किस संविधान संशोधन के तहत से जोड़ा गया, तो आंसर सही हो जाएगा क्या, 42वां संविधान संशोधन। याद रहेगा ना। चलो चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है भारत में पंचायती राज व्यवस्था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी। देखो आपको हम बताए थे रे, एक होता है NDO नेशनल डेवलपमेंट, और आप लोग को ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग राष्ट्रीय विकास परिषद कहते हैं। देखो इसका रिलेशन 1957 से हम बता रहे थे, 1957, 1958, 1959 तीन गो हम डेट बताए थे। ये तीन डेट आप लोग को क्या था, 1957 ईस्वी में एक समिति आया जिसका नाम था बलवंत राय मेहता समिति। वो जब जाकर के माने गांव गांव तक पहुंचा और पहुंच करके वह रिपोर्ट प्रकाशित किया। रिपोर्ट प्रकाशित करने के बाद उसने तैयार कर दिया कि गांव स्तर पर प्रशासन, गांव स्तर पर अगर विकास को देखना है तो उसके लिए हमको त्रिस्तरीय संरचना बनाना पड़ेगा, और इसने त्रिस्तरीय संरचना बना करके रिपोर्ट को सौंपा। लेकिन वह लागू कब से हुआ, तो 1921 ईस्वी से 59 ईस्वी से। आज होगा कौन सा राज्य, राजस्थान। कौन सा जिला, नागौर जिला। तो इतना बात आप लोग इस समय फिट करना है। अब यहाँ प्रश्न क्या आ रहा, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब से हुआ, तो शुरुआत पूछ दिया था 1959 ईस्वी से। अब देख लीजिए 1959 ईस्वी में हालांकि दो आ गया है, लेकिन ये याद रखना है कि 1959 ईस्वी में कल अक्टूबर, 2 अक्टूबर गांधी जी का जो जयंती था उसी के शुभ अवसर पर इसको स्टार्ट किया था, तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी से। लेकिन अगर कहा था कहां से शुरुआत किया गया, तो राजस्थान से। कौन सा जिला से, तो कहना है नागौर जिला से। इसने कितने स्तरीय समिति का, कितने स्तरीय का यहाँ पर डेवलपमेंट किया था, त्रिस्तरीय। और त्रिस्तरीय का भाग कभी कभी पूछ लेगा नहीं। बलवंत राय मेहता समिति जब आया तब पंचायत राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय रिपोर्ट तैयार किया था, और वह त्रिस्तरीय में कौन कौन था, एक आप लोग का था ग्राम पंचायत, एक कौन था पंचायत समिति, एक था जिला परिषद। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ये तीन वो इकाई बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर ध्यान दो। अगला क्या है जी, कह रहा है ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखो ली कमीशन मतलब ली आयोग। ली आयोग आया था संघ लोक सेवा आयोग के लिए। याद रखना है कि ली कमीशन, ली आयोग जो है संघ लोक सेवा आयोग के लिए, इसका गठन हुआ था 1921 ईस्वी में, 23 ईस्वी में। ऑप्शन क्या है कि भारतीय सिविल सेवा, शिक्षा व्यवस्था, भारत तिब्बत सीमा आयोग, शिक्षा व्यवस्था नहीं, तिब्बत वाला नहीं, हाँ भारतीय आप लोग बताए यूपीएससी खास करके संघ लोक सेवा आयोग जिसको हम लोग सिविल सेवा परीक्षा कहते हैं, तो उसी के लिए आया था यह 1923 ईस्वी में। इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, ए नंबर होगा, भारतीय सिविल सेवा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था। ध्यान दो, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, या फिर 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा, या 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो देखो आपको एक घटना बताए थे, 1857 ईस्वी में एक विद्रोह हुआ था जिसको कहते हैं सिपाही विद्रोह, और वही सिपाही विद्रोह से आहत हो करके तब जाकर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने EIC इसको समाप्त कर दिया गया। बात सुनाया था कि नहीं। और उसी में आपको बताए थे कि जो गवर्नर जनरल हुआ करता था वह गवर्नर जनरल के पोस्ट को किसमें बदल दिया गया, वायसराय में बदल दिया गया। तब आप याद रखना है 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था, उसी से बहुत ज्यादा नुकसान होने के कारण तब एक एक्ट आया भारत शासन अधिनियम 1858, और 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में बहुत ज्यादा ठोस कदम उठाए, जिसमें यह था कि जो गवर्नर जनरल था उसको बदल दिया गया किसमें, वायसराय में। और भारत के लिए प्रशासनिक देखरेख करने के लिए एक पद का सृजन किया, वही था भारत का सचिव। और तुमको यहां पर यह भी बताए थे कि सबसे लास्ट गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, और प्रथम वायसराय तो भी क्या होगा, लॉर्ड कैनिंग।
तो ये सब जो बात आ रहा है कि भैया गवर्नर जनरल से वाइसराय होगा, भारत का एगो सचिव होगा, तो सचिव का पोस्ट, वाइसराय का पोस्ट, ये सब आएगा कौन सा अधिनियम? भारत शासन अधिनियम 1858। राइट आंसर आप लोग का सी होगा। चलिए ध्यान दीजिए, अगला क्या है? भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा किया गया? देखो नाम में बड़ा रहस्य है रे। तुमको लगेगा भवानी मंदिर है कहाँ, तो है कहाँ ये नहीं सोचना है। ये नहीं सोचना कि भवानी एक प्रकार का मंदिर है। भवानी मंदिर एक प्रकार का पुस्तिका है, राष्ट्रवादी पुस्तिका। याद आएगा कि नहीं? तो भवानी मंदिर ये वाला याद रखना कि भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा किया गया। तो याद रखना एक क्रांतिकारी, एक प्रकार का क्रांतिकारी, राष्ट्रीय क्रांतिकारी हैं जिनका नाम कौन है? अरविंद घोष। और यही अरविंद घोष के द्वारा 1905 ईस्वी में भवानी मंदिर नामक पत्रिका या फिर पुस्तिका प्रकाशित किया गया है। तो ये आप लोग को एक्स्ट्रा याद रखना है, एकदम ऐड करते चलो। जो भी नया चीज आ रहा है, नया चीज को ध्यान में रखना, लिखने का आदत डालो। जब तक नोट्स बढ़िया तैयार नहीं होगा तो कैसे होगा? नोट्स तैयार हो जाएगा, ठीक ठाक होगा। चलिए अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन पर। चलिए ध्यान दीजिए, देखो निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली? देखो जब हम अंग्रेजी शिक्षा का नाम ले लेंगे तो तुमको ध्यान होगा 1813 ईस्वी में चार्टर एक्ट, उसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताए थे कि ब्रिटिशियों के द्वारा शिक्षा पर 1 लाख रुपया भी खर्च करने का ये लक्ष्य रखा गया। मैंने 1 लाख रुपया इसको देने के लिए ये टारगेट लिया कि 1 लाख रुपया इस पर खर्च कर सकते हो। लेकिन हुआ क्या? मसौदा तैयार हो गया, 1 लाख खर्चा होगा, लेकिन यहाँ पर 1823 आते आते वह पैसा का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पाया। बात समझ रहा है ना? ये शिक्षा पर उसका सही रूप से देखरेख नहीं किया गया। तब जाकर के 1823 ईस्वी में ही जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन इसका स्थापना किया गया और इसके तहत फिर से शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए अब की बार 1 लाख से उस राशि को बढ़ा दिया गया। कई लाख रे? 10 लाख, और 10 लाख तक कर करके उसको शिक्षा पर इसको खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। तो यहाँ पर याद रखना है कि भैया समझ गए, शिक्षा से रिलेटेड 1813 का भी चार्टर एक्ट सही है और जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 ये भी सही है। इसलिए राइट आंसर तो आप लोग का 1 और 2 होगा। लेकिन एक बात और है, तीसरा पढ़िए, प्राच्यविद, आंग्लविद, विद आप लोग को हम बताए भी थे। विद का समझ में नहीं एडुकेशन से, प्राच्यविद के अंतर्गत जो यहाँ का जिससे जो भारतीय हैं वो चाह रहे थे कि हमारा साहित्य का बढ़ावा मिले, लेकिन आंग्लविद बने जो ब्रिटिश है वो चाह रहा था कि हमारा साहित्य का यहाँ बढ़ोतरी मिले और इस कारण दोनों के बीच विरोधाभास उत्पन्न हुआ। यानी शिक्षा के कारण इन दोनों के बीच भी विवाद हुआ, विरोधाभास हुआ। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली। तो उसके लिए ये तीनों कथन आप लोग का सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? डी सही होगा, 1, 2 तथा 3। देखो कोई कोई आंसर जो होगा ना वो आप लोग को विचार से पकड़ाएगा, विचार देखेगा, खास करके ऐसा सवाल तुमको एकदम देख करके ठीक करेगा तो उससे गलती हो जाएगा। ये सब देखो, पढ़ो, विचार करो उस पर, तब जाकर के ठीक होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखो, फिनिक्स फॉर्म। ये जी आप लोग को बताए थे जब गांधी जी पढ़ाए थे तब कि गांधी जी अपनी युवा अवस्था में दक्षिण अफ्रीका गए थे और दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी के द्वारा फिनिक्स, हाँ फिनिक्स आश्रम कहो, फिनिक्स फार्म कहो, फिनिक्स सेटलमेंट कहो, ये तीनों बतवा एक के है। तो फिनिक्स अगर क्वेश्चन आता, फिनिक्स आश्रम का स्थापना किसने किया? गांधी जी। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने किया? गांधी जी। फिनिक्स सेटलमेंट को किसने? इंडिया में कि साउथ अफ्रीका में? साउथ अफ्रीका में। अब आपको यही क्वेश्चन है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? महात्मा गांधी के द्वारा। और एक बड़ी बढ़िया बात है रे, जो हम लोग का पूर्व राष्ट्रपति का नाम सुना था, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, और यह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है यही फिनिक्स फॉर्म का यात्रा किया था। अगर आप लोग को क्वेश्चन कर देगा निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा भारत का राष्ट्रपति रहा है जो फिनिक्स फॉर्म का यात्रा किया या दौरा किया है, तो फिनिक्स फॉर्म का दौरा करने वाला एकमात्र राष्ट्रपति कौन सी है? तो वही प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। इसमें आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, बहुत बढ़िया सवाल है। हिंदू महासभा, ध्यान दीजिए इसमें। देखो, हिंदू महासभा को हम बताए थे कि हिंदू महासभा की स्थापना कब किया गया, 1915 में। लेकिन हिंदू महासभा में बड़ा बढ़िया इंपॉर्टेंट बात आता है कि हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। अगर मदन मोहन मालवीय के बारे में बताएं तो यह कांग्रेस कमेटी के 4 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। 1909 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में, 1933 ईस्वी में। तीसरा इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुआ, 1915 में। हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। मदन मोहन मालवीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष 1909 में, 1918 में, 1932 में, 1933 में रह चुके हैं। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेगा तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इसने 2 बार अध्यक्षता किया है, 1909 में और 1921 में, 18 में। क्या इतना बात आप लोग को ध्यान में आएगा? देखो, इस सब के कारण कभी कभी आप लोग कहा जा रहे, यही हिंदू महासभा को कुछ साल बाद 1921 ईस्वी में, 21 ईस्वी में इसका नाम चेंज किया गया और इसका नाम हिंदू महासभा से और ऐड कर दिया गया, अखिल भारतीय हिंदू महासभा। तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा भी कहेगा तो कोई दूसरा चीज नहीं है, वह भी हिंदू महासभा ही है, केवल नाम का यहाँ पर चेंजिंग किया गया है। 1921 ईस्वी में बढ़िया से काम कर रहा था, अच्छे काम कर रहा था, पूरे भारतवर्ष में इसका चर्चा था, इसलिए इसका नाम बदल कर रख दिया गया अखिल भारतीय हिंदू महासभा। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? देखो, इतना बढ़िया काम करने के कारण महात्मा गांधी ट्रिपल एम को यानी मदन मोहन मालवीय को एक उपाधि दिए हैं जिनको कहते हैं महामना की उपाधि। आप लोग से प्रश्न आएगा, महामना की उपाधि किसे दिया गया, मदन मोहन मालवीय को। महामना की उपाधि मदन मोहन मालवीय को किसने दिया, महात्मा गांधी ने। क्या ये सब याद रहेगा? आगे देखो, उपाधि वाला कभी कभी क्लियर कर सकता खोले। चलिए, ये तो आप लोग का जाना पहचाना आंसर आ रहा होगा। इसका समझिए जवाब सबका सही हुआ होगा। हाँ, निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है? तो आपको पता होगा, हमारा जो तिरंगा है रे, वो 3 गो क्षैतिज कतार है, उसके बीच में नीले रंग का गोल चक्र है। ये डिजाइन देने वाला कोई और नहीं था, ये डिजाइन तैयार किया था किसके द्वारा, पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया है। याद रहेगा? आगे अगला प्रश्न पर ध्यान दो। ए फिर से आ गया एंशिएंट हिस्ट्री। देखो तो, निम्नलिखित में से यहाँ पर सैदिक नहीं होगा, वैदिक होगा। हाँ, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले वैदिक संहिता, ये तो आप लोग का सब में पकड़ा रहा है कि भैया वैदिक संहिता होगा। देखो, वैदिक संहिता के बाद तब होगा ब्राह्मण, इसका क्या होगा, ब्राह्मण, तब होगा अरण्यक, और तब होगा क्या, उपनिषद। उपनिषद सबसे लास्ट था, इसलिए राइट आंसर आप लोग का कौन होगा, बी नंबर होगा। वैदिक संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, ये आप लोग का सही है। अगला सवाल 18, देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुआ है? आपको ये सब बात एकदम पढ़ाया हुआ है। अशोक के अभिलेख में, यानी अशोक ने बहुत सारा अभिलेख दिया, शिलालेख दिया, उसमें से ब्राह्मणी लिपि, यहाँ पर अरामाइक लिपि, खरोष्टी लिपि, और एक यहाँ पर यहाँ तक कि ग्रीक रे, तो उसका भी प्रयोग किया गया है। तो आप लोग का चारों आप लोग का सही है, ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरामाइक, ग्रीक। तुम देखो किसमें चारों है, तो इसमें देख रहे हैं खरोष्टी है, ब्राह्मणी है, ग्रीक, लेकिन शारदा है, शारदा वाला नहीं होगा। यहाँ देखो तो ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक, देवनागरी, देवनागरी वाला नहीं होगा। ऊपर देखो तो देवनागरी, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ देख लो, ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरामाइक, इसका प्रयोग किया था। राइट आंसर कौन सा होगा, बी होगा। तब कुछ कुछ चीज है जो जानिएगा, तो उसके बाद ऑप्शन से आपको कट करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 19, ये तो आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, इसमें अगर हम बात करें
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ आप लोग का दिया हुआ है लेखक और दूसरा तरफ उसका क्या है, रचनाएं हैं। अच्छा, अब यहां पर समझ गए, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, ध्यान दीजिए। एक तरफ आपका लेखक है और दूसरा तरफ आपका ये रचना है, तो देखो तो अब आप लोग का ठीक ठाक होगा। देखिए, मेगास्थनीज सब जानता है कि मेगास्थनीज का संबंध किस पुस्तक से है, इंडिका पुस्तक से है, यानी ए का क्या होगा 3। देख लो कूट में ए का 3, तो आप लोग को इसमें देगा कि यह ए होगा, यह बी होगा, यह सी होगा, ये डी होगा। इस प्रकार से आप लोग को ऑप्शन मिलेगा, सारे में ए बी सी डी, इस प्रकार से यही क्रम में आप लोग का सही क्रम है जे। तो तुम अपने से मिला करके देखो, ये ऑप्शन गलत है। देखो तो ए मेगास्थनीज, उसका संबंध किसके साथ है, इंडिका के साथ। ए का 3 आप लोग का राइट आंसर है। मिला के देख लो, शुरू में 3 किस में आ रहा है, तो आप लोग का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सही है, सी सही है। इतना करने बाद इन्हीं की छोड़ देना, इसको बाकी को याद करके सोचना कि उसके बाद बी का क्या है 1, यानी बी में टॉलमी है, वह ज्योग्राफी से संबंधित है। ज्योग्राफी पर यह एक पुस्तक आप लोग का ज्योग्राफी नामक रचना का ही तैयार किया है यहाँ पर टॉलमी। और यहाँ पर एक और बात आ रहा होगा, फिर प्लिनी, तब प्लिनी का संबंध किससे है, 2 नेचुरल हिस्टोरिका से। ये वाला भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यही नेचुरल हिस्टोरिका के जो रचनाकार है प्लिनी, ये रोमन रचनाकार है, यानी कहाँ का रहने वाला है, रोम का। और ये जो भारत और रोम के बीच व्यापारिक मसौदा तैयार हुआ था, तब व्यापारिक संधि को इसने सबसे बड़ा घाटा बताया था कि भारत के साथ जो व्यापार हो रहा है, ये हमारे यहाँ के सोने का समझो बर्बादी है। रोम में चूंकि सोना था ना, और सोना का व्यापार यहाँ पर से इसके भारत के साथ उसका संधि के तहत तैयार हुआ था। उसी बीच प्लिनी जो है नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक संकलित किया था, और उसने बताया था कि भारत और रोमन के बीच सोने का जो व्यापार है, वो रोमन के लिए सोने का समझो बर्बादी है, बर्बाद कर रहा है। मैंने मतलब एक बात कहो कि भारत और रोम के बीच जो सोने का व्यापारिक संबंध था, उसका यह सपोर्ट कर रहा था कि विरोध कर रहा था, विरोध कर रहा था। चलिए अगला क्या है, हेनसांग। सब जानता है कि हेनसांग 4, हेनसांग 4 आप लोग सी यू की ना, हेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। ये कौन सा यात्री था, चीनी यात्री, चीन से चल के आया था रे। और यह अपने यहाँ पर रह करके इसने सी यू की का क्या क्या था, रचना क्या था। तो इस सब बात आप लोग को ध्यान, इसमें एक एक्स्ट्रा याद रखना, टॉलमी, टॉलमी का संबंध किससे, ज्योग्राफी से। सब को सब ठीक करते रहना तो लोग। अगर इसके अलावा आप लोग का जैसे जैसे प्रश्न आएगा वैसे वैसे तो लोग को फिर ध्यान देते जाना है। देखिए तो किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ। एक बात तो तय है कि भैया खेती बाड़ी का एकदम बढ़िया वाला चरण स्टार्ट हो जाएगा कब, जब औजार बकस से एकदम 2 टन हो जाएगा तब। और औजार बकस पूरा तरीका से क्लियर हो गया था कौन काल में, नवपाषाण काल में। इसलिए कृषि माने किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ, तो कृषि उत्पादन का डेवलपमेंट जो है वह नवपाषाण काल से है। कारण नवपाषाण काल में जितना औजार था, पॉलिश किया हुआ औजार एकदम तैयार होकर के रेडी था। इसलिए यहां से आप लोग को याद रखना है। चलिए हो गया है। अगला फिर से सुनिए, बड़ा बढ़िया प्रश्न। देखो मध्यकाल का एक क्वेश्चन आ गया, मिडाइवल इंडियन। देखो तो शेर शाह और क्या है अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था। तो आपको हम बताए थे कि अकबर के नवरत्न था, नवरत्न में उसका एक नवरत्न कौन था, टोडरमल था। और टोडरमल कौन विभाग के अधिकारी था, भू राजस्व विभाग रे। तो जैसे इसमें दिया कि शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व, तो एक से पकड़ा जाएगा कि भू राजस्व का देख रेख क्या करता था, टोडरमल। लेकिन टोडरमल के बारे में इतिहास बताता है कि टोडरमल शुरुआत में माने अकबर के पहले वह किसका जी, तो शेर शाह सूरी का अधिकारी था। शेर शाह सूरी का एक आप लोग बताए थे खास करके किला, तो इसका किला का निर्माण करने के लिए इसको रखा गया था कि आप किला का निर्माण करवाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी में जब शेर शाह को पराजित करता है कौन, अकबर, तो अकबर के द्वारा पराजित होने के बाद से समझो, सॉरी हाँ देखिए, इसके मरने के बाद, इसके डेथ करने के बाद अकबर के पहले वाला फेज है, अकबर के पहले वाला फेज में जब शेर शाह सूरी खत्म हो जाता है, बाद में उसका चूंकि शेर शाह का कार्यकाल हुमायूं वाला था, हुमायूं और शेर शाह के बीच में आप लोग को कई बार युद्ध भी करवाए थे। और उसी के बाद जब शेर शाह का मतलब कि अच्छा खासा ये निर्माण से संबंधित था, जब ये
अकबर वहां का मतलब मुगल बादशाह बना, तो अकबर मुगल बादशाह जो है नॉर्मल से प्रभावित होकर के तब इसको भू राजस्व का यहाँ पर अधिकारी बनाया था। तो इसमें बस ये याद रखना कि शेरशाह सूरी और अकबर के बीच मतलब भू राजस्व के लिए या प्रशासन के लिए कौन सा व्यक्ति संबंधित था, रिलेटिव था, तो नॉर्मल आप लोग का सही आंसर होगा। चलो ध्यान दो, आप लोग को देखो दिक्कत कहाँ होगा ना कि जब क्वेश्चन में इनमें से कोई नहीं एक से अधिक, तो ये जो प्रॉपर आदमी रहता है तो उसमें तो कन्फ्यूजन नहीं होता है, कोई कोई चीज का आंसर जो होता है 1 2 3 एग्जाम आंसर सही रहता है। तो अगला क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कह रहा है, इस सब जानता होगा। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने, अगर यही तक सिर्फ क्वेश्चन रहता तो फिर सल्तनत काल का सुल्तान सही होता इल्तुतमिश, ठीक है। लेकिन देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, सिक्कों के टकसाल का नाम लिखवाने और अपनी ही छवि अंकित कराने, माने अपन फोटो उसमें बनाने के लिए। तो जब खुद का फोटो का बात आ जाएगा रे, तो खुद का फोटो अंकित कराने वाला मुगल बादशाह कौन था, जहांगीर था। यहां तक कि हाथ में, माने हाथ में या कप में जो प्याला में शराब होता है, तो कप में मतलब प्याला में मतलब प्याला में शराब लेकर के और ओकर चित्र अंकित किया है टकसाल पर। बात समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये सब ध्यान में रखना कि अगर सिक्कों पर टकसाल का नाम सिर्फ वहीं तक देता तो आप लोग का इल्तुतमिश सल्तनत काल वाला ठीक आंसर होता। लेकिन यहाँ यह सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने और अपनी ही छवि को अंकित कराने का श्रेय किसको है, तो सही आंसर कौन सा होगा, जहांगीर होगा। या कभी कभी आएगा कि होता प्याला में शराब या शराब वाले प्याला का अंकित कराने का श्रेय किसका है, तो भी आंसर सही क्या होगा, जहांगीर ही होगा। अगला बात पर ध्यान दो, देखिए ये भी अच्छा सवाल है, सब जवाब इसका जानता होगा, ध्यान दीजिए। देखो चोल साम्राज्य की स्थापना सब जानते हैं कि चोल साम्राज्य का स्थापना किसके द्वारा किया गया है, विजयालय के द्वारा। अच्छा विजयालय के बाद अगला राजा कौन बना था, आदित्य प्रथम रे। नाम हम आप लोग को सब कुछ कर चुके हैं सब का, है ना। यहाँ तो लेकिन केवल यही याद रखिएगा, चोल साम्राज्य का स्थापना किसके द्वारा किया गया, विजयालय। विजयालय के बाद चोल साम्राज्य का अगला शासक कौन हुआ था, तो कहना आदित्य प्रथम हुआ था। आगे ध्यान दो, एक क्वेश्चन तो आपको हाल ही में पढ़ाया हुआ है, इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियां हैं। अरावली की पहाड़ियां किस राज्य में, राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है, इस समझो ज्योग्राफी वाला बात आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया द्वारा होता है। एक होता है नदी बहता तो उसको अपरदन नहीं कहते हैं, नदी काटता है अगर किसी चीज को तो वह अपरदन है। और आपको बताए थे इसमें गौर्ज है, जलोढ़ पंख है, बाढ़ का मैदान है, डेल्टा है। तो डेल्टा बना रहा था बहते बहते ना, वो अपरदन के कारण नहीं था। तो आप लोग कहता है बहते बहते बने नदी के बहाव के कारण डेल्टा बनता है, नदी के बहाव के कारण मैदानी इलाका बनता है, नदी के बहाव के कारण जलोढ़ मिट्टी वाला बात बताए थे। लेकिन गौर्ज जब गिरा था तो वह भी आकार का इस प्रकार से पत्थर को काटा था ना। तो आपको कहना कि नदियों के यहाँ पर कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन क्रिया के द्वारा होता है। नदी के अपरदन क्रिया माने कटाव के कारण किसका निर्माण होता है, गौर्ज का निर्माण होता है। याद आया सर, ये आप लोग को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो आज यहीं तक रखिए, बाकी हम लोग